गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है? पिछले जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके माध्यम से तो मुझे लग रहा है कि पढ़ाई हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। और इसको अगर लगातार करते रहोगे तो बहुत ही कम समय में पूरा इतिहास का जो सिलेबस है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि ये केवल 20 प्रश्न नहीं है, इन 20 प्रश्नों की व्याख्या में अलग से जो 20 प्रश्न है उनके आंसर छुपे हुए हैं। और ये हम देखते हैं, जैसे हम एक प्रश्न की जब व्याख्या करते हैं तो उसमें से अगले 3-4 प्रश्नों के उत्तर अपने आप निकल के आ जाते हैं। तो ऐसा अगर आप लगातार करते रहेंगे, जो वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं उनको बार बार आगे स्टडी करेंगे और भी कंटिन्यू हम रखेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरी सीरीज की प्रैक्टिस के माध्यम से आने वाले सभी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन की जो सेट है हमारे वो सब मध्यकाल से ही संबंधित है, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा फर्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर स्क्रीन में आपके सामने है। पहला प्रश्न है स्क्रीन, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? मध्यकालीन इतिहास के जो प्रशासन है, कृषि व्यवसाय आदि है, वहां से ये प्रश्न है। और इस पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा शासक था जिसने पहली बार जो है ये 13वीं शताब्दी का समय किससे संबंधित है? तो 13वीं शताब्दी का समय ये दिल्ली सल्तनत काल से ही संबंधित है। और दिल्ली सल्तनत में कई शासक आए हैं, ये बहुत जानना जरूरी है कि दिल्ली सल्तनत में कितने शासक आए और दिल्ली सल्तनत का जो समय था वह कहां से कहां चला। थोड़ा सा हम इसमें आपको बता दें, क्योंकि आने वाले प्रश्नों के आंसर के लिए शुरुआत में जब व्याख्या कर देते हैं तो आंसर आपके निकल के आ जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला है। ठीक है, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो शासन काल है उसे हम क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत, इसको हम बोलते हैं। अब इस दिल्ली सल्तनत में कोई एक वंश का शासन नहीं था, इसमें कई वंश थे। तो समय के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो है वो था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश था। और गुलाम वंश को मामलूक भी कहते हैं। मामलूक का मतलब होता है कि जो एक ही वंश से उत्पन्न नहीं होते हैं, अलग अलग वंश होते हैं। अलग अलग वंश के शासकों के होने की वजह से इस पूरे गुलाम वंश को क्या कहा गया था? इसको मामलूक वंश भी कहा गया। और इसे गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि इसका प्रत्येक सुल्तान किसी न किसी का गुलाम था। इस गुलाम वंश की जो स्थापना है किसने की है? गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की। जब ये कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? पीछे कई वीडियो मैंने बताया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी ने जब उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीता तो उसके बाद फिर वो वापस चला गया और अपने प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ गया था। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम के रूप में ही, उसके प्रतिनिधि के रूप में ही यहाँ की सत्ता को संभाला और दिल्ली सल्तनत की, वास्तव में दिल्ली सल्तनत न कहकर के हम ये कह सकते हैं कि इसने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था और ना ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और यह अपने आप को सिपह सालार ही मानता था और इसने लाहौर को केंद्र बना करके इस पूरे सत्ता का केंद्र वहीं से संभाला, जिसको कि मोहम्मद गौरी ने यहां पर जीत करके इसको सौंपा था। तो ये दिल्ली सल्तनत न कहकर के हम क्या कहेंगे? गुलाम वंश का संस्थापक था 1206 ईस्वी में। बाद में जो इल्तुतमिश आया है उसने दिल्ली को राजधानी बनाया और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि इल्तुतमिश था। तो गुलाम वंश की शुरुआत कहां से हो जाती है? गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है जब 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। और इसमें जो है 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको आप नोट करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक का जो समय है दिल्ली सल्तनत का, उसे क्या बोलते हैं? गुलाम वंश। ध्यान रखना, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का समय काल क्या है? 1206 से 1526। और 1526 के बाद फिर यहां पर क्या आ गया है? 1526 के बाद फिर एक यहां पर नया वंश शुरू हो गया है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो वंश है वो गुलाम वंश है। ठीक है, और इसका समय ये है। अब इस जो गुलाम वंश है इसमें तो मैंने अभी आपको बताया कई वंशज थे, कई वंशों के शासक थे। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 वंश आते हैं। कौन कौन से?
कुतुबी, शमसी और बलबनी। गुलाम वंश में कौन कौन आता है? इसमें कुतुबी आते हैं, कुतुबी इसमें, और दूसरे इसमें आते हैं शमसी, शमसी, और तीसरे इसमें आते हैं बलबनी। बहुत ध्यान से रखिएगा यहां पर, बलबनी। ये तीन वंश जो है मिलकर के क्या कहलाते हैं? गुलाम वंश, और इन्हीं को क्या कहते हैं? मामलुक वंश भी कहते हैं। तो कुतुबी वंश से कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी वंश से कौन था? इल्तुतमिश। और बलबनी वंश से कौन था? यहां पर बलबन था। और ये तीनों ही वंश किस में आ जाते हैं? गुलाम वंश में। ठीक है, तो ये पहला वंश था, ये जो दिल्ली सल्तनत का था। बलबनी वंश के बाद फिर दूसरा वंश आता है दिल्ली सल्तनत में, और इसको बोलते हैं खिलजी वंश। बहुत महत्वपूर्ण है, खिलजी क्रांति के रूप में इसको हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, खिलजी वंश। ठीक है, और खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश था, सबसे कम समय तक इनका शासन चला था, और इनका शासन था 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। ठीक है, 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन चला है। और इस खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इसी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, इसी खिलजी वंश से था। ठीक, तो दूसरा वंश ये हो गया 1290 से 1320। मैंने बताया मात्र 30 वर्षों तक ये खिलजी वंश रह सका था। तीसरा वंश यहां पर कौन सा आ जाता है? दिल्ली सल्तनत का। ये है आपका दिल्ली सल्तनत, संपूर्ण इसको हम क्या कहेंगे? दिल्ली सल्तनत कहेंगे। बहुत आराम से समझिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। तो तीसरा वंश दिल्ली सल्तनत का कौन था? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश जो है यह सबसे लंबा चलने वाला सल्तनतकालीन वंश था। सबसे छोटा कौन सा? खिलजी वंश, और सबसे लंबा कौन सा? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का समय क्या है? 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी। ठीक है, यहां पर हम समय यहां पर नोट कर देते हैं। 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक का जो समय है ये किसका है? ये तुगलक वंश का है, और ये सबसे लंबा समय है। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। यही गयासुद्दीन तुगलक जो कि इसका उत्तर है, अभी हम इस पर आ जाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये हम आपको इसलिए यहां पर विस्तार से बता रहे हैं पहले ही प्रश्न में, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों के आंसर इसी व्याख्या से आपको काफी हद तक मिल जाएंगे। तो तीसरा वंश कौन सा हुआ? तुगलक वंश। संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। समय क्या है? 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी। और इसी तुगलक वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। चौथा जो वंश था गुलाम वंश का, वो क्या था? सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश गुलाम वंश का चौथा शासन या वंश जो है था सैयद वंश। और सैयद वंश का जो शासन है वो 1414 से लेकर के 1451 तक था। 14 से लेकर के 1451 तक था ये सैयद वंश का शासन। 4 हो गए। पांचवा और अंतिम था इसमें लोदी वंश। और लोदी वंश को समाप्त करके भारत में बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। कब? 1526 में। कमेंट करके बताइएगा कि किस युद्ध को जीत करके और किसको पराजित करके बाबर ने भारत में 1526 में मुगल वंश की नींव डाली थी। कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, तो लोदी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम और पांचवा वंश था। और लोदी वंश का जो शासन काल है वो क्या है? 1451। हाँ, सैयद वंश की स्थापना किसने की है? सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की है। यहां जगह पर नहीं है तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आप इसको सुन करके नोट्स बना लीजिएगा अगर दिखाई ना पड़े ठीक से तो। ठीक है, तो खिज्र खां ने क्या किया है? खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है वो क्या है? लोदी वंश। और लोदी वंश का समय 1451 से 1526 है। 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोदी वंश चला है। और इस लोदी वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, और इसी
लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने यहां पर मुगल वंश की नींव डाली। युद्ध का नाम आपको बताना है कमेंट करके। अब ये प्रश्न पर आ जाते हैं हम। प्रश्न कह रहा है कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्न में से पहला शासक होने का श्रेय किसको दिया जाता है? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी रजिया बेगम। तो हमारा उत्तर साफ है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने जब यहां पर देखा कि जो पानी की समस्या की वजह से कृषि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो इसने नहरों की यहां पर व्यवस्था की। लेकिन ध्यान रहे, व्यापक रूप से नहरें खुदवाने का कार्य जो है वो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने किया है। लेकिन दिल्ली सल्तनत की पहली नहर जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही खुदवाई थी। हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा सा और विस्तार जान लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का जो समय था वो क्या था? 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी। इसने कुल 5 वर्ष तक शासन किया है। 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में एज अ रूलर वहां पर रूल किया। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। इसने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये पहला शासक था। इसके अलावा इसके बारे में ये कहा जाता है, पहली नहर तो इसने निर्माण कराया ही, वो हम जान चुके हैं। इसी के समय में एक चिश्ती जो सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, इसी के समय में थे। हम किसके बारे में जान रहे हैं? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो निजामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और इनकी दिल्ली में काफी ज्यादा प्रसिद्धि थी। और इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए गयासुद्दीन तुगलक को एक तरह से ये डर था कि कहीं, क्योंकि ये जितने भी सूफी संत हुए हैं, एक दो को छोड़ दिए जाए तो ज्यादातर सूफी संत जो है, हम आगे पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, तो उसी समय सूफी आंदोलन भी आएगा, तो हम देखते हैं कि जो सूफी विचारधाराएं थी ये उदार थी, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करती थी। तो जो ऐसा शासक था जो केवल धर्म के बल पर अपने साम्राज्य का नियंत्रण करना चाहता था या जनता को बांटना चाहता था, उसे इस प्रकार के सूफी पसंद नहीं थे। तो निजामुद्दीन औलिया की जो प्रसिद्धि थी, उसके जिस प्रकार से इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, सुल्तान को चिंता हुई और इसीलिए निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने इसी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक शब्द कहा है जो बड़ा फेमस है आज भी, कि दिल्ली दूर है। इसको इन्होंने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्त। हुनूज दिल्ली दूरस्त का मतलब था कि दिल्ली अभी दूर है। ये क्यों ऐसा कहा निजामुद्दीन औलिया ने? पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने यह बात किस सुल्तान के बारे में कही थी कि दिल्ली अभी दूर है, तो वो सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक। तो क्यों कहा ये आप जान लीजिए, क्योंकि जो चिश्ती संप्रदाय के ये जो औलिया थे, इनके साथ इनकी थोड़ी बनती नहीं थी। लेकिन क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी। दूसरी चीज ये है कि गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत में तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनाया गया था। और जब दक्षिण अभियान पूरा करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक वहां आ रहा था, तो इसी तुगलकाबाद में एक लकड़ी के विशाल महल में उसके स्वागत समारोह की तैयारी की गई थी। तो इसी लकड़ी के जो पूरा दरबार बनाया गया था, यही बाद में गिर गया और इसमें दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद बिन तुगलक वहां का दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। तो ये बात जो है निजामुद्दीन औलिया ने कब कही और कहां कही, ये बड़ा ही एक रहस्यमयी बात हो गई, क्योंकि इसके ठीक बाद ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इसलिए कई इतिहासकार ये कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है यह एक षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र में ये सूफी संत जो है निजामुद्दीन औलिया ये भी सम्मिलित थे। ये किस कथन के आधार पर कहा गया है उसको समझिए। तुगलकाबाद में, दिल्ली के समीप ही तुगलकाबाद में जब ये लकड़ी का पूरा महल बना हुआ था, यहाँ पर तैयारियां चल रही थी, समारोह चल रहा था, तो उसी समय गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को ये कहा कि तुम दिल्ली चलो, वहां हम तुमको देखते हैं, यानी कि एक तरह से हम दिल्ली में चल के तुमको सबक सिखाएंगे। तो यही
यहीं पर पलटवार करते हुए औलिया ने यह कहा कि दिल्ली अभी दूर है, और दिल्ली अभी दूर है का मतलब इतिहासकारों ने यह लगाया कि अब तुम्हारा दिल्ली पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। और इसी के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह दुर्घटना के कारण हुई, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक षड्यंत्र था। तो हुनूज दिल्ली दूरस्त या दिल्ली अभी दूर है, यह वाक्य या कथन निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही कहा था। कई सारे फैक्ट हमें यहाँ गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पता चल गए हैं, और आगे चल करके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहां से निकल करके आएंगे। प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? वह कौन था? ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, और डी सिकंदर लोदी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर समझिए, इसको पूछा गया है कि नहरों के सबसे बड़े जाल। अभी पिछले प्रश्न की व्याख्या में हमने आपको कहा कि भारत में पहली जो मध्यकालीन भारत की पहली नहर है, ध्यान रखिएगा मध्यकाल की बात हो रही है, प्राचीन काल में तो नहरें पहले से थी। यहां पर हम बता रहे हैं आपको कि मध्यकालीन भारत में नहरों का जो जाल है ये किसने बिछवाया? तो पहली नहर तो बनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन बड़े पैमाने पर नहरों की स्थापना करने वाला जो शासक है वह था फिरोज शाह तुगलक, और इसने 5 बड़ी नहरों का जो निर्माण है वो कराया है। बहुत महत्वपूर्ण है, 5 बड़ी नहरों का इसने जो निर्माण कराया है फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। किस ग्रंथ से हमें यह पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया या बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण कराया? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है, पुस्तक का नाम है तारीखे मुबारक शाही। किससे पता चलता है? तारीख ए मुबारक शाही से हमें ये बात पता चलती है। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ विस्तार हम यहां पर जानेंगे। तो पहला हमने ये जाना इसका स्रोत क्या है, तारीख ए फिरोज शाही, सॉरी तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इस तारीख ए मुबारक शाही के जो लेखक है वो कौन है? उन लेखक का नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या नाम है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आगे बनेगा। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही। इसी तारीख ए मुबारक शाही में इन्होंने जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों के बारे में व्यापक जानकारी दी है, और इसी से पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने ना केवल नहरों का बल्कि बड़े पैमाने पर इसने तमाम कंस्ट्रक्शन का काम कराया था। इसने बड़े बड़े नगरों की स्थापना की थी। 3 महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है। कौन कौन से हैं 3 नगर? हिसार, ठीक है, इसने हिसार की स्थापना की है। इसके अलावा इसने जो है जौनपुर की स्थापना की है। जौनपुर का नाम जौनपुर क्यों पड़ा? जौना खां के नाम पर। और जौना खां किसके बचपन का नाम था? ये था बिन तुगलक के बचपन का नाम। तो बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक बिन तुगलक के बाद अगला शासक बना है तुगलक वंश का। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना की, और इसका नाम जौनपुर उसी जौना खां के नाम पर रखा है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो जौनपुर से बिलोंग करते हैं, और क्या ये बात आपको पहले से पता थी? क्योंकि जहां हम रहते हैं हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी, उसकी हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, और ये चूड़ियों के या कांच के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद 3 महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना इसने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया था कि इसने शरीयत में बताए गए 4 प्रकार के कर लगाए। केवल इसने 4 प्रकार के कर लगाए
और बाकी कर क्या कर दिया इसने, समाप्त कर दिए। तो 4 प्रकार के जो कर हैं जो शरीयत में मान्य हैं केवल उन्हीं को लगाया। कौन कौन से थे ये 4 प्रकार के कर? ये थे जकात, ठीक है, खराज, जकात, खराज बहुत महत्वपूर्ण है ये, जजिया और उश्र। ये 4 प्रकार के टैक्स जो थे ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाए। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, क्या क्या है ये समझिए। इनमें जो ये जकात है और जजिया है इनका स्वरूप धार्मिक था। जकात क्या था, जो मुसलमान होते थे उन मुसलमानों को अपनी आय का या उत्पादन का एक हिस्सा दान के रूप में निकालना पड़ता था जिसे जकात कहा जाता था। ये स्वेच्छा से वो लोग देते थे। लेकिन जजिया जो है ये एक धार्मिक और कट्टर टैक्स था जो कि गैर मुसलमानों को यानी कि हिंदुओं को देना पड़ता था। तो जो हिंदू थे उनके सामने 2 ही उपाय थे, या तो वो इस्लाम को स्वीकार कर लें या फिर वो हिंदू रहते हुए ही टैक्स अदा करें, धार्मिक टैक्स अदा करें जिसे जजिया कहा जाएगा। भारत में जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक जो है वो बिन कासिम था जिसने सिंध में जजिया कर लगाया था। उसके बाद जजिया की अपनी हिस्ट्री है, अलग अलग वीडियो में इसको बताया जा रहा है, आप नोट करते रहा करिए, ठीक है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया और ऐसा करने वाला ये पहला शासक था। ध्यान रखिएगा कि समाज के कुछ वर्गों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था जिनमें से ब्राह्मण भी एक थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वह पहला शासक है जिसने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया, तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था, ठीक। ये और फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे निर्माण कार्य किए। इसने एक दास विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने बंदगान कहा जाता है। इसने दारुल शफा की स्थापना की जो कि अस्पताल के नाम से जाना जाता था जिसमें मुफ्त में इलाज होता था। इसने दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना की, रोजगार दफ्तर स्थापित किया, लोक निर्माण विभाग। इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो समाज के हित में थे, कल्याणकारी थे। और इसीलिए जो है कई इतिहासकार जो है इसके बारे में ये मानते हैं कि ये एक निर्माण करने वाला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत की जो संरचना है उसको तैयार किया था, ठीक है। इसने जो तमाम नहरें बनाई थी उनमें सबसे बड़ी नहर थी जो कि दिल्ली से हिसार तक जाती थी और जिसकी लंबाई जो है 96 किलोमीटर थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में। और इसके तमाम जो कार्य थे, जो सराहनीय कार्य थे, इसी के कारण इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कुछ इतिहासकार कहते हैं, ठीक। ये था फिरोज शाह तुगलक का इतिहास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? देखिए जब आप व्याख्या अच्छे से सुन लेंगे तो अगले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आपके सामने है। अभी पीछे हमने इसकी व्याख्या की और वहीं से प्रश्न आ गया, तो फटाफट इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा। जल्दी से इसका आंसर आप बता दें, हमें तो बताना ही पड़ेगा भाई। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? आंसर सबके सामने है, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक वह पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और जजिया कर का अपना एक इतिहास है जैसे कि मैंने बताया। तो इसको अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने, जो कि उत्तरवर्ती मुगल शासक था, उसने समाप्त किया। लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? बिन कासिम। और सदैव के लिए समाप्त करने वाला था मोहम्मद शाह रंगीला। आगे चल के इसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत आसानी से इसका आंसर हमने बता दिया, कोई दिक्कत हमको नहीं हुई। शुरुआत में ही व्याख्या कर लेने से ही हमको फायदा होगा। अगला प्रश्न है हमारे बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 4। आब वाव क्या थे? आब वाव क्या थे या क्या था? ऑप्शन ए टोल टैक्स, ऑप्शन बी जकात जैसा धार्मिक टैक्स, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार का कर जैसे गृह कर, सिंचाई कर आदि, ठीक है। तो आब वाव जो है ये इसकी जो व्याख्या है थोड़ा अलग अलग प्रकार से मिलती है। तो सामान्यतः ये माना गया था कि जो अतिरिक्त वसूली है, अतिरिक्त टैक्स हैं, उन्हीं को आब वाव कहा जाता था। कई स्थानों पर ऐसा कहा गया है कि जैसे जो टैक्स लगाए जाते थे उनकी पूरी तरह से वसूली नहीं हो पाती थी, कुछ शेष रह जाता था, तो उनकी वसूली बाद में की जाती थी। तो अतिरिक्त कर की वसूली या बकाया कर की वसूली को क्या कहते हैं? आब वाव कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि शरीयत में जो 4 टैक्स थे जिनको फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। वैसे दिल्ली सल्तनत में 5 प्रकार के कर फेमस थे। फिर से हम बता दें, दिल्ली सल्तनत में 5 प्रकार के जो कर समझते हैं ना सब लोग,
टैक्स, ठीक है। भारत में जो टैक्स की सबसे प्राचीन अवधारणा है वो मौर्य काल के बारे में जो जानकारी देने वाला ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें पहली बार टैक्स के बारे में लिखित जानकारी दी गई है और वहां पर कौटिल्य टैक्स की व्यापक व्याख्या करते हुए कहता है कि ये जो टैक्स होता है ये राजकोष को भरने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। तो अलग अलग समय में टैक्स के स्वरूप बदलते रहे हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल से यही भाग और बलि के रूप में शुरू हुआ था जो कि स्वैच्छिक था, तो आगे चल करके फिर ये कंपलसरी हो गया और इसे टैक्स का नाम दे दिया गया। तो जो सल्तनत काल में जो 5 प्रसिद्ध कर थे वो क्या थे? इनमें उश्र था, ठीक है, इनमें उश्र था, खराज था, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब हम बता देंगे। खराज, जकात, जजिया और उश्र, ठीक है। समझ लीजिए कि ये क्या थे और किस पर लगाए जाते थे। तो सॉरी, यहां पर उश्र 2 बार हो गया, ये खुम्स होगा, यहां पर ये अंतिम जो है ये क्या होगा? खुम्स होगा, इसको हम ठीक कर देते हैं, खुम्स, ठीक। 5 प्रकार के कर थे ये, 1 2 3 4 और 5। इन 5 के अलावा जो एक्स्ट्रा टैक्स होते थे उनको आब वाब कहा जाता था, ठीक है। तो टोल टैक्स तो उस समय लगता नहीं था, सीमा शुल्क उस समय इस प्रकार से लगता नहीं था, जकात और जकात जो है वो इन्हीं 5 में आते हैं। तो इनके अलावा जो एक्स्ट्रा टैक्स होते थे उनको कहा जाता था आब वाब। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के कर यानी कि अतिरिक्त कर, जैसे गृह कर, सिंचाई कर आदि, ठीक है। सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? सिंचाई कर को जो है शर्ब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शर्ब। और फिरोज शाह तुगलक वो पहला शासक था जिसने ये शर्ब नामक जो है सिंचाई कर लगाया था। गृह कर का मतलब क्या था? गृह कर को घरी कहा जाता था और ये गृह कर आज के हाउस टैक्स के समान ही है। तो सल्तनत काल का वह शासक जिसने पहली बार ये हाउस टैक्स या घरी कर लगाया था दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो इस प्रकार के यानी कि जो चर्चित या जो उस समय जो मान्य कर थे उनके अलावा जो अतिरिक्त कर हैं इन्हीं को आब वाब कहा जाता था और वास्तव में ये अतिरिक्त राजस्व की वसूली के लिए लगाए जाते थे। ये जो उश्र है ये क्या है समझिए, यहां पर उश्र जो है मुस्लिम लोगों पर लगाया जाने वाला कृषि कर था, ठीक है। ये ऐसा कृषि कर था जो किस पर लगाया जाता था? इस्लाम के मानने वालों पर लगाया जाता था। इसकी तुलना हम अगर करें खराज से, तो खराज भी कृषि कर था लेकिन ये किस पर लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों पर। ध्यान से समझिएगा, गैर मुस्लिम लोगों पर जो लगाया जाने वाला कृषि कर था उसे क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। इन्हें क्यों अलग किया गया? तो जाहिर सी बात है खराज की जो परसेंटेज होती थी वो ज्यादा होती थी, उश्र कम होता था, ठीक है। जकात और जजिया दोनों क्या हैं? ये धार्मिक कर हैं। तो जकात क्या है? ये मुसलमानों से लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो एक प्रकार से स्वेच्छा से किया गया दान था जिसे बाद में कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जजिया क्या था? जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो धार्मिक कर है उसे क्या कहा जाता था? जजिया। खुम्स क्या था? खुम्स जो है युद्ध में लूटे गए माल, युद्ध में लूटे गए माल पर जो टैक्स या जो हिस्सा था कितना किसको मिलेगा? इसमें सुल्तान का हिस्सा था, इसमें सेना का भी हिस्सा था। तो खुम्स युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला टैक्स था। जजिया गैर मुसलमानों पर यानी कि हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर था। जकात मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था। खराज गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं पर लगने वाला कृषि कर था। और उश्र जो है ये मुसलमानों पर लगने वाला कृषि कर था। ये 5 प्रकार के कर जो हैं सल्तनत काल में प्रसिद्ध थे। इन्हीं के आधार पर टैक्स की वसूली या राजस्व की वसूली की जाती थी। इनके अलावा जो भी टैक्स होते थे उन्हें आब वाब कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में भू राजस्व क्या होता है? यानी कि जो कि
टैक्स लगाया जाता था, और उस समय टैक्स कहाँ सबसे ज्यादा कृषि आदि पर ही लगाया जाता था। तो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ए चौधरी, बी रावत, सी मलिक और डी पटवारी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सल्तनत काल में जो प्रशासन का विभाजन था वो किस प्रकार से किया गया था, यानी कि जो प्रशासनिक विभाजन था उसके आधार पर हर एक स्तर पर जो अधिकारी हुआ करते थे वो किस प्रकार से टैक्स की वसूली किया करते थे। तो सल्तनत काल का जो प्रशासनिक विभाजन है, ठीक है, प्रशासनिक विभाजन वो किस प्रकार से था उसके आधार पर हम बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो इसमें जो है हम यहां पर देखें, सबसे पहले क्या था, सल्तनत। सबसे ऊपर क्या थी, सल्तनत थी, ठीक है। सल्तनत के बाद क्या थे, प्रांत। सल्तनत के बाद क्या थे, प्रांत थे, और प्रांत के बाद क्या थे, प्रांत या इक्ता भी इसको कहीं कहीं कह सकते हैं। प्रांत के बाद था शिक। क्या था, प्रांत के बाद था शिक, उसके बाद था परगना, और परगने के बाद थे ग्राम, ठीक है। तो सल्तनत में ये सब क्रमशः सल्तनत प्रांत को नियंत्रित करता था, प्रांत शिकों को, शिक परगने को, और परगना ग्राम को। सल्तनत की तुलना हम वर्तमान राष्ट्र या देश से कर सकते हैं, जैसे हमारा आज भारत राष्ट्र है तो इसको उस समय सल्तनत मान लो। प्रांत की तुलना हम वर्तमान राज्यों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। शिक की तुलना जो है हम वर्तमान किससे कर सकते हैं, जिलों से कर सकते हैं, जैसे जिले होते हैं ना तो वैसे ही शिक होते थे। परगने की तुलना हम वर्तमान तहसील से कर सकते हैं, तहसील से कर सकते हैं, और ग्राम तो आज भी हैं, गांव के रूप में हमारे प्रशासन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था। तो यहां पर जो सल्तनत काल था उसमें सल्तनत का जो प्रधान था वो कौन था, सुल्तान था। बहुत ध्यान से समझ लेना, सल्तनत का जो प्रधान था वो कौन था, सुल्तान था। प्रांतों का जो प्रधान था वो कौन था, इक्तेदार। इक्तेदार, क्योंकि यहां प्रांतों को अक्ता भी कहा गया, अक्तादार या इक्तेदार था। और शिक का जो प्रधान था, प्रधान मतलब जो वहां का मैनेजमेंट पूरा संभालता था, वो कौन था, शिकदार। शिकदार होता था, ठीक है। इसके अलावा जो परगना का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, आमिल होता था, आमिल होता था। और जो कि गांव स्तर था, गांव स्तर का जो मुखिया था वहां का सिस्टम को जो संभालता था उसे हम चौधरी कहते थे, और इन्हीं को खुत और मुकद्दम के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था इनको, चौधरी, खुत या मुकद्दम के नाम से भी इनको जाना जाता था। अब ये जो प्रत्येक स्तर पर जो अपने सिस्टम को संभालने वाले हैं, इनमें सर्वोच्च नियंत्रण किसका था, सुल्तान का था। लेकिन ये जो पूरा है सिस्टम ये इस तरह से चलता था, यानी कि केंद्रीय नियंत्रण यहां पर होता था। तो सुल्तान सर्वोच्च स्तर पर था और चौधरी नीचे के स्तर पर थे। तो पूछा गया है कि भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी, आंसर आपके सामने है चौधरी। ऑप्शन ए चौधरी जो है ये इसका ग्रामीण स्तर का टैक्स वसूली का कार्य जो है किया करता था। बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा और इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो पटवारी है, पटवारी और मलिक ये भी राजस्व से संबंधित थे लेकिन सर्वोच्च अधिकारी नहीं थे। पटवारी का काम क्या था, पटवारी का काम था जमीन की माप जोख करना, यानी कि गांव में जो जमीन है, खेत आदि होते थे उनकी माप जोख करने का काम कौन करता था, पटवारी करता था। और ये जो निरीक्षण का कार्य करता था वो चौधरी, यानी कि भू राजस्व में सर्वोच्च स्थान इसका था। और पटवारी और ये जो रावत हैं, पटवारी, रावत और मलिक हैं, ये भू राजस्व वसूली में इसकी सहायता किया करते थे। तो ये सर्वोच्च अधिकारी था ग्रामीण। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए यहां पर एक ऑप्शन और दिया जाता और आपसे पूछा जाता कि इनमें से कौन ग्रामीण क्षेत्र में भू राजस्व से संबंधित नहीं है, तो ये चारों भू राजस्व से संबंधित हैं। अगर इसके अतिरिक्त कोई है तो उसका संबंध भू राजस्व से नहीं होगा। इनको ध्यान से समझ लें, नोट कर लें, आने वाले क्वेश्चन के आंसर हैं ये आपके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? ये आपके आर्थिक प्रशासन से संबंधित प्रश्न लगातार आ रहे हैं।
तो पूछा गया है कि बटाई शब्द क्या होता था। देखिए, बटाई शब्द का प्रयोग आज भी किया जाता है, क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग इसका स्वरूप या नाम है, लेकिन बटाई शब्द का प्रयोग आज भी किया जाता है। तो आप लोग शायद जानते हो इसके बारे में। ए धार्मिक कर, बी लगान निर्धारण करने का तरीका, सी धन कर और डी संपत्ति कर। तो सिंपल सी बात है कि ये लगान निर्धारण करने का एक तरीका होता था बटाई। जैसे हम अगर खेती नहीं करते तो अपनी जमीनों को क्या करते हैं, हम बटाई पर दे देते हैं, जिसमें हमारे बीच डील होती है। तो जो उत्पादन करता है और जो भूमि का मालिक होता है उनके बीच एक सामान्य बंटवारा उपज का हो जाता है। तो ये 3 प्रकार की बटाई सिस्टम था सल्तनत काल में। क्या क्या था? खेत बटाई, लंक बटाई और यहां पर रास बटाई। ठीक है, 3 प्रकार की थी। खेत बटाई, लंक बटाई, समझ लीजिए इसको, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ठीक है, क्या अंतर था इसमें, समझो इसको। जब खेतों में खड़ी हुई फसल का बंटवारा होता था, जैसे खेतों में फसल खड़ी हुई है और उसका बंटवारा हो जाएगा कि कितने % किसको मिलेगा, तो ऐसे बंटवारे को, बटाई के इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? खेत बटाई कहा जाता है, जिसका खेत में लगी हुई फसल में ही उसका मेजरमेंट करके बंटवारा हो जाता है। दूसरा है लंक बटाई। इसमें क्या होता है, जब फसल कट के आ जाती है घर पर या फसल कट जाती है उसके बाद बंटवारा होता है, तो इसको लंक बटाई कहते हैं। और ये जो रास बटाई है, इसमें क्या होता है, जब फसल में से भूसा निकाल करके प्योर फसल, जैसे गेहूं है, धान है, जौ आदि हैं, तो इनका भूसा निकालने के बाद जो असली फसल बचती है, जब उनका बंटवारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रास बटाई। तो 3 प्रकार की बटाई होती थी। इसी के आधार पर टैक्स का निर्धारण सल्तनत काल में होता या मध्यकाल में होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। भूमि मापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा मापक है जिसका प्रयोग दिल्ली सल्तनत में जमीन को नापने के लिए किया जाता था। और आप यहां पर जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक जिसने जमीन की माप के आधार पर उसकी अनुमान के, यानी कि पहले क्या होता था कि माप नहीं की जाती थी, केवल अनुमान के आधार पर, लेकिन पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने जमीनों की नाप कराई और उसके आधार पर लगान या टैक्स की दरें उसने निर्धारित की। तो एक किस्मत गल्ला पूछा गया है कि इस मापक को क्या कहा जाता था जिससे नापा जाता था? एक किस्मत गल्ला, बी गल्ला बख्शीश, सी मसाहत और डी गाजी। तो ये जो सी है मसाहत, ये इसका सही उत्तर होगा। तो मसाहत क्या था? मसाहत जो है ये एक पैमाना था भूमि मापने का दिल्ली सल्तनत में, और इसका जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया है? इसका प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आज बिस्वा वगैरह होता है, कुछ वैसे ही होता था ये मसाहत। ठीक है, और इसमें हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार इसकी व्याख्या की और पहली बार इसको प्रयोग किया। और क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत में जो आर्थिक स्तर पर सुधार करने का कार्य है व्यापक तौर पर, चाहे वो बाजार व्यवस्था हो, चाहे वो आगे बताएंगे आपको कैंटीन सिस्टम हो, तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी के बड़ा ही सराहनीय कार्य थे जो उसने किए थे। ठीक है, तो मसाहत यहाँ पर इस मापक के लिए, माप के लिए प्रयोग किया जाता था। इसकी तुलना हम वर्तमान जो है बिस्वा से कर सकते हैं। बिस्वा जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसका जो एक तरह से क्षेत्रफल होता है, लेकिन कॉमनली उसको बिस्वा ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? ठीक है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? ए गेहूं की, बी जौ की, सी चावल की और डी मक्का की। तो सही उत्तर होगा डी, मक्का की खेती इस समय नहीं की जाती थी, क्योंकि मक्का की खेती भारत में विदेशियों द्वारा लाई गई और ये 15वीं शताब्दी में इसका उल्लेख मिलता है, या भारत में मक्के की खेती का आरंभ 15वीं शताब्दी में हुआ। और मक्का जो है मूल रूप से लैटिन अमेरिकी फसल है। वर्तमान में भी मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में ही होता है, लैटिन अमेरिकी
फसल है मूल रूप से ये, और भारत में ये यहीं से आई। तो मूल फसल अगर इस प्रकार से पूछा जाए इनमें से कौन भारत की मूल फसल नहीं है, तो वो मक्का है। और ये 13वीं-14वीं शताब्दी तक इसका प्रचलन भारत में नहीं था, 15वीं शताब्दी में आई है। बाकी जो गेहूं है, जौ है, चावल है, ये तो प्राचीन भारत का आप इतिहास पढ़े हैं तो इनके तो प्राचीनतम साक्ष्य वीडियो में मैंने बताया भी है, ये पढ़ा हुआ है। तो चावल, जौ, गेहूं, इन सब की खेती भारत में पहले से होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? ठीक है, ये जो अर्घट्टा है वास्तव में ये रहट का ही एक नाम है, और रहट के नाम से आप सब जान गए होंगे, जल चक्र या इसको जो वाटर व्हील बोलते हैं, तो वो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। पूछा गया है तो सी होगा इसका आंसर, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील जो है अर्घट्टा के नाम से मध्यकालीन भारत में जाना जाता था। अर्घट्टा के बारे में इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है कि इसका प्रयोग कब से किया जा रहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में रहट या अर्घट्टा का उल्लेख मिलता है जिससे खेती होती थी, लेकिन वास्तव में इसका जो प्रथम लिखित साक्ष्य है, इसका प्रथम लिखित साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रथम लिखित साक्ष्य जो है ये कहां से मिलता है? ये बाबर की जो आत्मकथा है बाबर नामा, यहां से मिलता है, बाबर नामा। ठीक है, बाबर नामा में इसका रहट का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है, और संभवतः रहट का जो आविष्कार है वो ईरान में हुआ था और बाद में ये भारत में आया और इसका प्रयोग हुआ। लेकिन मैंने बताया ना, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में रहट का उल्लेख किया गया है, रहट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए जो भी ये व्याख्या आपको बताई जा रही है, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब ये प्रैक्टिस सेट लेके बैठे तो मेरे हिसाब से आपको एक अपनी नोटबुक बना लेनी चाहिए। पहली सेट से लेकर के लास्ट तक जो चलेंगे, इनमें जो जो व्याख्या की जा रही है, जो फैक्ट हैं, वहीं के वहीं आप वीडियो को पॉज करके उनको नोट कर लीजिए। ये आपके शॉर्ट्स नोट हो जाएंगे जो आपको एग्जाम से पहले रिवीजन में बहुत फायदा देंगे। तो इनको बहुत पेशेंटली पढ़िए। और कुछ जैसे हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर पढ़ने का तरीका थोड़ा सा आप बदल दें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे तो लगता है कि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है हमारा, और हम सब तो ये सोच के भी इतिहास को पढ़िए कि भाई एक तो इससे हमारा सिलेक्शन होगा, दूसरा ये हम जिस देश में रहते हैं उस देश के इतिहास को अगर हम अच्छे से समझते हैं तो वास्तव में हम नागरिक होने का जो अधिकार है वो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम किसी देश के इतिहास को जानते हैं। क्योंकि इतिहास का मतलब होता है अपने बारे में जानना, अपने जो मानव जीवन है इस धरती पर जहां हम आज रहते हैं, हमसे पहले कितनी पीढ़ियां रह के गुजर चुकी होंगी, उनके बारे में जानना और समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और इतिहास को जब आप तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं, कंपैरेटिवली पढ़ते हैं, तो और भी अच्छा लग जाता है। जैसे अभी तो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अलग से जो पढ़ाया जाता है कुछ सब्जेक्ट में, जैसे आईएएस के मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, तो वहां पर कंपैरेटिवली जो स्टडी होती है उसमें तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि जिस टाइम पर हमारे देश में ये सब हो रहा था, ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में, उस समय का यूरोप कैसा था, उस समय की दुनिया कैसी थी, तो आप देखेंगे कि वास्तव में हमारा देश पहले कितना समृद्ध था। जिस समय भारत में ये सारी प्रगति हो रही है, नहरों के निर्माण हो रहे हैं, ये मुद्राओं के विकास हो रहे हैं, व्यापार हो रहा है, ठीक इसी समय यूरोप कितना ज्यादा पिछड़ा हुआ था। ये सारी, या सिंधु सभ्यता को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी, चाहे वो सुमेरियन सभ्यता हो, चाहे वो इजिप्शियन सभ्यताएं हो, उस समय भारत की जो सिंधु सभ्यता थी कितनी उन्नत थी। तो इससे कितना आत्मसम्मान, एक रिस्पेक्ट बढ़ती है हमारे देश और हमारी संस्कृति के लिए। तो मुझे तो लगता है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को अपने आप से जोड़ करके देखें, पढ़ें, तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा और फिर आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको ये समझ करके ही याद हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी होती है हर सब्जेक्ट को। जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया कि थोड़ा सा पढ़ने का तरीका भी बता दें, तो निश्चित तौर पर पढ़ने का तरीका देखिए, हम लोग कंटिन्यूअस कई सालों से ये काम कर रहे हैं, तो हमें पता है ना कि किस तरह से कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं जिससे आपको बेटर समझ आपकी डेवलप हो। तो हम प्रयास करते हैं जहां भी कुछ नया याद आ जाता है तो आपको बता देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा कॉन्टेक्ट में रहा करिए। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट बहुत कम आते हैं, मैं देखती हूँ, तो आपके कमेंट से ही तो हमें गाइडेंस मिलती है। हमें नहीं पता है ना कि आपको किस तरह की और नीड चाहिए, क्या आप एडवाइस चाहते हैं, क्या
आप और जानना चाहते तो प्लीज आप कम्युनिकेट कर सकते हैं हमें कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हों। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण शासक था दिल्ली सल्तनत का। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जो यहां पर पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि प्रश्न हल करते समय ये जरूर देख लो कि कभी कभी पूछा जाता है कौन कौन से सही नहीं है और कभी पूछा जाता है कौन कौन से सही हैं। तो ये जल्दबाजी में गलती ना हो इसलिए पहले इसको अंडरलाइन कर लो भैया कि इसकी वजह से कभी गलत ना हो। अक्सर ह्यूमन एरर की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो पूछा है कौन कौन से सही हैं। चलिए देखते हैं। पहला, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी, मालगुजारी का मतलब यहां पर क्या है, टैक्स। तो कृषि यानी कि उपजाऊ जमीनों की पैमाइश, पैमाइश का मतलब होता है माप के आधार पर टैक्स वसूल किया। अभी अभी हम पीछे बता चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ही वो पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने जमीनों की नाप कराई और उसके आधार पर उसने टैक्स की वसूली की। तो ये तो आप जान ही गए होंगे, ये तो बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो माप कराई गई थी, जो नाप कराई गई थी, उसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था मसाहत। मसाहत जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं। और इस मसाहत के आधार पर जो टैक्स लिया जाता था उसे कहा जाता था महसूल। ठीक है, ये मसाहत और महसूल दो नए शब्द हैं, बहुत ध्यान रखना। मसाहत का मतलब है माप की इकाई जैसे बिस्वा वगैरह, और महसूल का अर्थ है इस माप के आधार पर जमीनों से वसूला गया टैक्स। तो ये दोनों शब्द का पहली बार प्रयोग जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में किया गया। दूसरा है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? देखो, ये वाला सही है, पहला सही है, उदाहरण के साथ हमने देखा। दूसरा गलत है क्योंकि उसने अपनी लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया, बल्कि केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ही अलाउद्दीन खिलजी का यह सिस्टम लागू हो पाया था। तो ये वाला गलत हो गया। तीसरा है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। ठीक है, तो हम जब अलाउद्दीन खिलजी को विस्तार से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीय नियंत्रण लागू किया था और पूरा सिस्टम एक प्रकार से अपने हाथों में ले लिया था। तो जो विकेंद्रीकरण का जो प्रशासन था, यानी कि प्रांत स्तर पर जो अधिकार दिए गए थे या जो क्षेत्रीय स्तर पर जो खुद और मुकद्दम चौधरी के जो अधिकार थे वो इसने छीन लिए थे। तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका जो रूल था। तो ये बिल्कुल सही है कि इसने प्रांतों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था या कम कर दिया था। अब इनके आधार पर हम देखते हैं पहला और तीसरा सही है। कहां पर है? ऑप्शन सी में। फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये कथन। पहला है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। अभी आपने जो पढ़ा, देखिए एक चीज मैंने जो पहले ही प्रॉमिस किया था कि जो पहले प्रश्न का व्याख्या मैंने कराई है, ऑलमोस्ट उसी व्याख्या से काफी क्वेश्चन के आंसर यहां निकल के आ रहे हैं। आमिल की बात हुई थी, तो आमिल क्या था? दिल्ली प्रशासन में राजस्व वसूली का प्रभारी था। बिल्कुल सही है ये, अभी अभी हमने देखा। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, इस पर विचार करना होगा। इक्ता प्रणाली क्या थी? देखो, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की स्थापना किसने की है? इल्तुतमिश ने की है। ठीक है, पहली बार इल्तुतमिश ही वो शासक था जिसने इक्ता प्रणाली शुरू की। क्या थी ये इक्ता प्रणाली? जैसे जो प्रांत होते थे तो प्रांतों के जो प्रांतपति थे उनको जमीन दे दी जाती थी, उस जमीन से वसूली किए गए टैक्स से ही पूरा खर्चा यहाँ का चलता था। और वहाँ का जो हेड होता था प्रांतों का, उन्हें अक्तेदार कहा जाता था और प्रांतों को कहा जाता था अक्ता। जैसे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग अक्ता होते थे। ठीक है, इन्हीं को बाद में गवर्नर या दूसरे नाम से भी जाना गया। तो ये इक्ता प्रणाली भारत में इल्तुतमिश ने आरंभ की, लेकिन ये कह रहा है कि देशी संस्था थी। देशी संस्था का मतलब है, अगर देशी संस्था थी तो भारत में इल्तुतमिश से पहले भी इसका प्रचलन होना चाहिए था, लेकिन हमने इससे पहले कभी भी भारत की राजस्व व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था में इक्ते का नाम नहीं सुना है। तो ये वाला कथन जो है ये गलत है। सेकंड कथन गलत है क्योंकि ये भारत का सिस्टम नहीं, बाहर से आया था। पहला वाला सही है।
तीसरा है मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया। ये भी गलत है, क्योंकि मीर बख्शी का पद जो है ये दिल्ली सल्तनत में नहीं बल्कि मुगल काल में प्रचलित था। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना होगा, यह मुगल काल में प्रचलित है। और अगर हम इसकी तुलना सल्तनत काल से करें तो सल्तनत काल में इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? दीवाने आरिज से कर सकते हैं। दीवान ए आरिज। और दीवाने आरिज क्या था? ये बलबन द्वारा स्थापित किया गया एक विभाग था, दीवाने अर्ज। उसी दीवाने अर्ज का मुखिया होता था। और दीवाने आरिज की तुलना, जो कि ये दीवाने आरिज किससे संबंधित है? सल्तनत काल से। और इसकी स्थापना किसने की है? बलबन ने। इसकी तुलना हम आज किससे कर सकते हैं? वर्तमान में जो हमारा रक्षा विभाग है उससे हम दीवाने अर्ज की तुलना कर सकते हैं। और मुगल काल में इसी को एक नए नाम से यानी कि मीर बख्शी के नाम से स्थापित किया गया था। तो कुल मिलाकर के यहां क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो दीवाने अर्ज था या दीवाने आरिज था, ये बलबन द्वारा स्थापित सैन्य विभाग का मुखिया होता था, जिसकी जिम्मेदारी था, जितनी भी सैन्य संबंधी जिम्मेदारी थी उसका हेड था ये दीवाने आरिज। ठीक है, मुगल काल में क्या किया गया? इसको सैनिक के साथ साथ असैनिक पद भी वितरण किए गए, जैसे मनसबदारों की स्थापना से लेकर मनसबदारों को तनख्वाह देने तक का इसमें बड़ा रोल था। तो मुगल काल में इसी दीवाने आरिज को मीर बख्शी के नाम से बदल दिया गया अकबर के शासनकाल में, और इसे सैनिक के साथ साथ असैनिक कार्यों की जिम्मेदारी भी दी गई। तो इसका मतलब है केवल पहला सही है, ये दोनों कथन जो हैं गलत हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर यहां पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन और कारण के प्रश्नों की एक खूबसूरती ये होती है कि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत होता है। कई बार बच्चे ये तो जान लेते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, लेकिन वो जो फंसते हैं वो कहां पर कि व्याख्या करता है कि नहीं, इसीलिए उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इसका एक सीधा सा ट्रिक हम आपको बताते हैं। जैसे आप कथन को पढ़िए और कथन में जो लिखा हुआ है उसका आप ये ढूंढिए कि इस बात का असली वजह क्या हो सकती है। अगर आपके द्वारा सोची गई बात इसमें मिल जाती है तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और व्याख्या करते हैं तब आप आंसर ए लगा देंगे। लेकिन दोनों बातें सही तो हैं, लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं करता तो बी लगेगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है कथन में। कथन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। अभी अभी हमने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण बाजार सुधार प्रणाली लागू की, तो ये तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है? वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा इतिहास में कि अलाउद्दीन खिलजी जो है मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए एक बड़ी सेना रखना चाहता था। मंगोलों का खतरा भारत में दिल्ली सल्तनत में बहुत ज्यादा था, और सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण का खतरा था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। तो दिल्ली बड़ी असुरक्षित थी। भारत में जो मंगोल थे इनके आक्रमण का पहला खतरा जो है वो इल्तुतमिश के समय से ही हुआ था। और इल्तुतमिश के समय में जो मगमरनी था, मगमरनी का पीछा करते हुए जो चंगेज खां हैं वो यहां पर भारत में आ गया था। और चंगेज खां जो है का दिल्ली सल्तनत से वास्तव में कोई लेना देना नहीं था। चंगेज खां जो है यह भारत में जो है अपने दुश्मन का पीछा करता करता ख्वारिज्म के शाह से यहां पर सीधे चला आया था। तो जब भारत में आने वाले जो मगमरनी था उसने जब तत्कालीन दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी तो इल्तुतमिश ने ऐसा करने से मना कर दिया। और चंगेज खां जो कि मंगोल था वह भारत में जब आया, और अगर उस समय इल्तुतमिश जो है चंगेज खां के दुश्मन यानी कि मगमरनी को सहायता कर देते। मगमरनी ने अपना एक दूत भेजा था इल्तुतमिश के दरबार में, लेकिन इल्तुतमिश की दूरदर्शिता थी जिसने भारत को संभावित मंगोल आक्रमण से बचाया।
उसने उस दूत की हत्या करा दी और मंगबरनी की सहायता देने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि इसकी सहायता देने का मतलब है कि चंगेज खां को सीधे दिल्ली का रास्ता दिखाना, और दिल्ली सल्तनत अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई थी। तो इसलिए इसने दूरदर्शिता दिखाते हुए मंगबरनी को सहायता करने से मना कर दिया, और चंगेज खां जो है वो मंगबरनी का पीछा करते करते भारत की पश्चिमी सीमा से ही टर्न करके वापस चला गया, भारत में नहीं आया। तो वहां पर भारत का, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग सुल्तानों के शासनकाल में भारत में बड़ी मात्रा में जो है मंगोल आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए थे। अब ये आक्रमण अचानक होते थे और दिल्ली पर होते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस आक्रमण से बचने की एक रूपरेखा, एक स्थायी प्रबंध करने का सोचा, और उस प्रबंध में इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसने एक स्थायी सेना रखी। स्थायी जैसे रिजर्व पुलिस होती है, उस समय क्या होता था, जो इक्तेदारी व्यवस्था थी, तो जो राज्यों में, प्रांतों में सारे इक्तेदारों की अपनी अपनी सेना होती थी। युद्ध की स्थिति में वो अपनी सेना सुल्तान को देते थे। लेकिन अचानक जो हमला होता था मंगोलों का, उससे निपटने के लिए जरूरी था कि दिल्ली में 24 घंटे सेना रहे। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी वह पहला शासक था जिसने रिजर्व सेना का यहां पर भर्ती किया और दिल्ली में एक स्थायी सेना का प्रबंध किया। अब जाहिर सी बात है, अगर सेना स्थायी रूप से दिल्ली में रहेगी तो उनको वेतन देने के लिए नकदी की जरूरत थी, क्योंकि जो इक्ते में, जो प्रांतों में जो सैनिक रहा करते थे, उनको तो वहां पर जो उनका आक्तेदार था वो वहां पर जमीन देकर के, टैक्स आदि देकर के, जो लगान थी उनकी जिम्मेदारी देकर के वेतन दे दिया करता था। नगद वेतन की व्यवस्था नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। अब नगद वेतन देने के लिए क्या चाहिए, नगद वेतन देने के लिए चाहिए, उस समय मुद्रा कैसी होती थी, धातु मुद्रा होती थी। आज के जैसी सांकेतिक कागजी मुद्रा तो थी नहीं, तो धातु मुद्रा के लिए धातु का होना जरूरी है। और मुद्रा किसकी थी, चांदी की। अब चांदी और सोने की बहुत कमी हो गई थी, तो उसने क्या किया, चांदी और सोने की कमी की वजह से अधिक मात्रा में तो वो मुद्रा छाप नहीं सकता था। तो यहां पर ये जो कह रहा है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन, ये गलत बात है। वह वास्तव में जो स्थायी सेना थी उनको वेतन देने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में सिक्के ढालने के लिए चांदी नहीं थी। तो अब वो कहता था कि कम वेतन से ही सैनिकों का काम चल जाए, ऐसा कोई इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार सुधार किए। ठीक है, बाजार सुधार किए, और इसी बाजार सुधार के तहत इसने क्या किया, सरकारी बाजारों की स्थापना की। सरकारी बाजार क्या होते हैं भाई, सरकारी बाजार वह होते हैं जहां पर जो है कीमत, यानी कि कोई वस्तु किस कीमत पर बिकेगी और किस मात्रा में खरीदी जा सकेगी, यह पूरा नियंत्रण सरकार के पास होता है। और यही चीज आज हम कहां देखते हैं, कैंटीन में देखते हैं। जो लोग कैंटीन में सामान खरीदते हैं वो देखते होंगे कि पद के अनुसार जितने भी कर्मचारी हैं उनको मंथली और एनुअली जो है एक निश्चित मात्रा में, निश्चित मूल्य में वस्तुएं खरीदने का एक यहां पर मार्केट मिलता है, जिसे हम कैंटीन कहते हैं। तो इस कैंटीन व्यवस्था की पहली शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो दिल्ली में इसने क्या किया था, सरकारी बाजार स्थापित किए, और उन सरकारी बाजारों में यह कहा कि एक सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर और सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में अगर सैनिक सामान खरीदेंगे या दिल्ली के लोग सामान खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाजार में मांग पूर्ति का संतुलन बना रहेगा। और जब मांग पूर्ति का संतुलन बना रहेगा तो कीमतें क्या हो जाएंगी, संतुलित रहेंगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मूल्य नियंत्रित करने के लिए इसने दिल्ली में जो है ये बाजार सुधार किया, जिसका उद्देश्य था सैनिकों को कम वेतन देना और उसी कम वेतन में सैनिकों का काम चल जाए, क्योंकि अधिक वेतन देने के लिए चांदी उपलब्ध नहीं थी। अब हम क्या कह सकते हैं कि कारण गलत है और कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। बिल्कुल सही यहां पर, क्योंकि ये सही था ये गलत था, तो आंसर सी हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन और कारण वाले प्रश्न फिर से हैं। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा असफल हुई। प्रतीक मुद्रा क्या है, वही सांकेतिक मुद्रा जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। सांकेतिक मुद्रा वह होती है जो कि कागज की या किसी
सामान्य धातु की बनी होती है, किंतु इसका मूल्य मुख्य मुद्रा के समान ही होता है। तो सांकेतिक मुद्रा शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कथन है, यहां पर कारण होगा, आर के साथ कारण होगा। कारण क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर नियंत्रण नहीं था। फिर से देखिए, कथन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा असफल हुई क्योंकि, अब इसका क्योंकि का आंसर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने सांकेतिक मुद्रा शुरू की। यहां भी कारण यही था, चांदी की कमी थी, तो इसने चांदी की कमी को पूरा करने के लिए इसने क्या किया, यहां पर तांबे के सिक्के चलाए और इनका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही रखा। लेकिन यह इसकी नीति पूरी तरह से असफल हो गई। इसने बहुत सारे काम किए, आगे बताएंगे क्या क्या किया इसने राजधानी परिवर्तन का काम किया, इसने कराचिल खुरासान के अभियान किए, इसने दोआब में कर वृद्धि की, सारी नीतियां जो है इसकी 5 इसने सुधार किए, पांचों फेल हो गए थे। ठीक है, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो कहा गया कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ठीक, तो मुद्रा निर्गमन पर इसका नियंत्रण नहीं था। जैसे आज अगर आरबीआई ना हो, भारत में मुद्रा निर्गमन पर कौन नियंत्रण करता है? आरबीआई। अगर आरबीआई ना हो तो कितनी फैक्ट्रियां खुल जाएंगी नोट छापने की, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना फिर तो ऐसे ही इसने क्या किया कि प्रतीक मुद्रा तो शुरू कर दी, लेकिन सुल्तान का मुद्रा छापने पर कोई नियंत्रण नहीं था, मुद्रा ढालने पर। तो जितने भी लोहार थे उनके पास सभी लोग अपने बर्तन ले जा करके उनके पास धातुएं बनवा रहे थे, तो पूरी अव्यवस्था हो गई दिल्ली सल्तनत में। यानी कि जो नई मुद्रा थी इस पर से लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया, क्योंकि बाजार में इसकी भरमार हो गई। तो बाद में फिर बिन तुगलक ने इनकी अदला बदली करके फिर से इनको बदला चांदी की मुद्रा में, तो पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। हम जब आगे पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को तो पूरे विस्तार से इसके द्वारा किए गए 5 सुधार को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या गलती हुई जिसकी वजह से इसकी नीतियां फेल हो गई। अगला प्रश्न है, हदीस क्या है? ए इस्लामिक कानून है, बी बंदोबस्त कानून है, सी सल्तनत कालीन कर है और डी मनसबदार है। तो हदीस है इस्लामिक कानून। कैसे इस्लामिक कानून है? जो इस्लाम के संस्थापक थे मोहम्मद पैगंबर साहब, तो मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ रहने वाले जो लोग थे उन्होंने पैगंबर साहब के जो उपदेश हैं उनकी व्याख्या की है अलग से कुरान के अलावा। तो मोहम्मद पैगंबर साहब की जो द्वारा कही गई बातों का जो संकलन है उसे कहा जाता है हदीस। और जब इस्लामिक कानून का निर्धारण किया जाता है तो इस हदीस की सहायता ली जाती है, क्योंकि ये मोहम्मद साहब द्वारा कही गई बातों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो उनके सहयोगियों ने उसी समय लिखी जब वो उनके साथ थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान एक खास किससे संबंधित था? ए भटियारा, बी शाही गुलाम, सी डाकवाहक, डी राज्य अस्तबल के पहरेदार। अभी मैंने आपको बताया था व्याख्या में कि फिरोज शाह तुगलक ने कई जो कारखाने थे, कई जो ऑफिसेस थे, दफ्तर थे, उनकी स्थापना कराई, बहुत सारे निर्माण कार्य किए। उसमें से एक था दीवाने बंदगान, जिसको दीवाने बंदगान या बंदगाने खास भी कहा जाता है, जो शाही गुलाम या दास विभाग, इसी को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न हो सकता है इस प्रकार से पूछ लिया जाए, दास विभाग की स्थापना किसने की? तो दासों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण इन दासों को अच्छी तरह से संगठित करने, अनुशासित करने, उनकी देखरेख करने के लिए ये जो फिरोज शाह तुगलक था, उस फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना की, जिसमें शाही गुलामों को रखा जाता था। ठीक है, ये किसने स्थापित किया है? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, आरंभ में जो व्याख्या कर दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी।
ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना भी की थी। तो सबको पता है, अभी पीछे जो व्याख्या हुई उसके हिसाब से फटाफट आंसर यहां पर निकल आता है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की जो स्थापना की थी, ये दान विभाग भी था। अभी पीछे क्या था, दास विभाग, और ये क्या था, दान विभाग। ठीक है, खैरात का मतलब दान होता है। और इसमें ज्यादातर देखिए ये धार्मिक भावना से प्रेरित था, ऐसा नहीं था कि कोई भी जाकर के यहाँ दान ले सकता है। मुख्य रूप से धर्म के आधार पर सहायता की जाती थी। जो अविवाहित मुस्लिम लड़कियां थी, जो विधवा थी, या जो गरीब थे इस्लाम में, उनको यहाँ पर सहायता दी जाती थी। तो इसलिए शाही दान विभाग के रूप में फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया था। अगला प्रश्न नंबर, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? व्याख्या का कितना फायदा ये हो रहा है, जैसे ही प्रश्न हमारे सामने आता है तुरंत उसका आंसर हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है। तो इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। और लोक निर्माण विभाग क्या होता है, जैसे आज है ना PWD, ऐसे ही जितने भी निर्माण कार्य होते हैं उसको देखने के लिए एक सरकारी विभाग यहाँ पर बनाया। अब इसने देखिए बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, नहरों का निर्माण कराया, अनेक नगरों की स्थापना की। इसके अलावा इसने तमाम विभागों की स्थापना की। विभाग जैसे विभागों की स्थापना में जैसे मैंने बताया, दान विभाग इसने बनाया, दास विभाग इसने बनाया, दारुल शफा की स्थापना की थी जो कि अस्पताल होता है। ठीक है, तो ऐसे तमाम संगठन, तो इन सबको एक तरह से संगठित करने के लिए एक विभाग बना दिया, लोक निर्माण विभाग। ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने और भी कई सुधारक कार्य किए हैं, जैसे इसने जनसंख्या रजिस्टर बनाया। ये पहला शासक था जिसने जनसंख्या रजिस्टर बना करके और उस क्षेत्र की जो इनकम होती है, जिसको आज हम कह सकते हैं देश की राष्ट्रीय आय, तो देश की राष्ट्रीय आय की गणना जैसे वर्तमान में GDP के रूप में की जाती है ना, तो वैसे ही इसने फिरोज शाह तुगलक ने एक तो जनसंख्या रजिस्टर तैयार कराया और वहां का जो इनकम होती है उस क्षेत्र की राजस्व, उसका पूरा एक आकलन कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने कई सुधार कार्य इसने किए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? अभी हमने बात किया, एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो एक खैराती अस्पताल, खैराती अस्पताल का मतलब था यहाँ मुफ्त में इलाज होता था। ठीक है, मुफ्त में इलाज होता था। जैसे वर्तमान में क्या है, हमारे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर कोई भी जाकर के, अब वर्तमान लोकतांत्रिक समाज है तो यहाँ पर सभी लोग जा सकते किसी भी समुदाय का, लेकिन यहाँ पर केवल जो इस्लाम को मानने वाले थे उनको प्रायोरिटी दी जाती थी खैराती अस्पताल में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुब मीनार बहुत महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स है हमारा, और दिल्ली के मेहरौली में ये स्थित है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपने कुतुब मीनार देखा है क्या? और कुतुब मीनार अगर देखा होगा तो बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी जब ये हम बताएंगे। तो किसने इसमें निर्माण में योगदान, यानी कि एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, इसके निर्माण में कई लोगों का योगदान है, लेकिन इनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने इसमें कोई योगदान नहीं दिया। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं था, इसलिए आंसर हो गया सी। तो इसका निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों कराया था? देखो, कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं पड़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सूफी संत जो कि चिश्ती संप्रदाय के थे, ध्यान से समझना, चिश्ती संप्रदाय के थे सूफी संत, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये अनुयायी था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन्हीं की याद में स्मारक के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार की स्थापना कराई, लेकिन इसने केवल इसमें एक मंजिल का निर्माण कराया था। ठीक है, शुरू करा दिया था, वास्तव में पूरा नहीं करा पाया था। इसके बाद आए इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश ने क्या किया है, इसको पूरा कराया। और इल्तुतमिश ने जब पूरा कराया तो इसमें इन्होंने जो है 3 मंजिल और जोड़ दी। तो 3 मंजिल और जुड़ गई इसमें, तो ये कितने मंजिल की हो गई? 4 मंजिल की हो गई।
ठीक है, 4 मंजिल की हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऊपर की जो मीनारें थी उन पर बिजली गिरने से वो क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसकी मरम्मत कराई और ये जो चौथी मंजिल थी इसकी मरम्मत कराने के बाद यहाँ पर 2 मंजिल बना दिए। तो कुल मिलाकर के 3 + 2 ये कितना हो गया, 5 मंजिला। तो वर्तमान में कुतुब मीनार एक 5 मंजिला मीनार है। तो इसकी जो ऊपर की 2 मीनारें हैं फिरोज शाह तुगलक ने बाद में बनवाई हैं, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का इससे कोई लेना देना नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी और डी मीनार। तो ये मस्जिद है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में इसकी स्थापना की थी, अजमेर में इसकी स्थापना की थी। और इसका नाम जो 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है वो इसलिए कि देखो कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन सर्वमान्य मत ये है कि ये 2.5 दिन में बनकर के तैयार हो गई थी मस्जिद, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मराठों ने अपने जब राजस्थान में उन्होंने अपनी विस्तार किया था तो उस समय कुछ समय के लिए इन्होंने इसको अपने कब्जे में लिया था और ये 2.5 दिन के लिए यहाँ पर रहे थे, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन वास्तव में मान्य मत यही है कि ये 2.5 दिन में बनकर के तैयार हो गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो ये एक मस्जिद है, ठीक है। भारत में पहली बार मस्जिद बनाने की जो परंपरा है वो बिन कासिम ने सिंध से शुरू की थी, उसके बाद फिर मस्जिद जो है लगातार अलग अलग स्थानों पर बनती रही। तो ये था हमारा 20 प्रश्नों का पूरा आपका एक कलेक्शन और व्याख्या के साथ। इसके जब हम अध्ययन करते हैं तो ये मात्र 20 प्रश्न नहीं रह जाते, बल्कि अनेक नए प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ से मिल जाते हैं। तो खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बार बार इसका रिवीजन करिए और कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार की वीडियो से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में किस प्रकार से सहायता मिल रही है। थैंक यू।